नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है कंगना का मंदिर तोड़ा, बाकियों पर कार्रवाई क्यों नहीं। इसे ही आपने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। 82% लोगों ने इसे वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये देश का इकलौता बहस का शो है जहां पर दर्शक अपने घर से, अपने ड्राइंग रूम से सीधे जुड़कर देश की बहस का हिस्सा बन सकते हैं। कंगना के मंदिर यानी मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चलाना कितना सही है, ये बीएमसी के आधे अधूरे हलफनामे से साफ हो जाता है। फिलहाल देश की नजरें बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, मगर सवाल यही है कि कैसे उद्धव राज में अवैध निर्माण के मामलों में भेदभाव हो रहा है। आज देश की बहस में आपको दाऊद के आखिरी पति से लेकर शिवसेना के दिग्गज मंत्रियों की वो लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जिस पर हाथ डालने की हिम्मत न तो उद्धव सरकार दिखा पाई है और न ही बीएमसी। कैसे अपने नेताओं के लिए बीएमसी ने नियम कायदों को अपने बुलडोजर के पीछे छिपा दिया। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं कि देश की बेटी बनाम शिवसेना की लड़ाई आज कहां तक पहुंची, और यह भी दिखाएंगे क्या है पाप कथा उन राजनेताओं की जो अपने घर में अवैध निर्माण करके खुलेआम मंत्री पद संभाल रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, लेकिन उनकी बिल्डिंग यानी दाऊद इब्राहिम के आखिरी पते को गिराने की हिम्मत किसी में नहीं। क्यों, यही सवाल उठेगा आज। जितनी फुर्ती से बीएमसी ने कंगना का मंदिर यानी उनका ऑफिस तोड़ा था, उस पर बीएमसी फंसती दिख रही है। एक्शन के 24 घंटे बाद कंगना रनौत अपने बिखरे हुए ऑफिस का हाल देखने पहुंची। जिस पाली हिल इलाके में ऑफिस को कंगना ने मेहनत से सजाया संवारा था, आज वहां मलबे का ढेर लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कंगना के वकील ने हर्जाना वसूलने की भी बात कही है। देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, खाली हर्जाना नहीं होगा, बट उसके साथ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होगी, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीजर ऑफ लॉ नहीं फॉलो करता है तो उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ, इवन अंडर द क्रिमिनल लॉ। कंगना रनौत के मंदिर को तोड़ने वालों ने भले ही अपनी पीठ थपथपा ली हो, लेकिन अवैध निर्माण पूरी मुंबई में अकेले कंगना के दफ्तर में ही हुआ था। इसका जवाब न तो प्रशासन के पास है और न ही बदला लेने वाली उद्धव सरकार के पास। जबकि वहीं भिंडी बाजार में दाऊद के आखिरी पते पर यानी हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना इमारत पर बीएमसी ने आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि हाईकोर्ट ने इस इमारत को खस्ता हाल देखते हुए ध्वस्त करने का आदेश पिछले साल 2019 में ही दे दिया था। हाँ, वो अपने दाऊद भाई रहते थे। जो मुसाफिर खाने का है ना भाई, ये हमारा कोर्ट में चल रहा है। मतलब सीधी बात है, बीएमसी की हिम्मत नहीं हुई आपके हथौड़ा चला। जी हाँ। इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद ही नहीं, बल्कि दाऊद से कंगना की तुलना करने वाले शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक पर भी अवैध निर्माण के आरोप हैं। उन्होंने 9 मंजिला इमारत पर 4 मंजिला अवैध निर्माण कर लिया था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को कानूनी वैधता आसानी से मिल गई। है ना पावर का जादू। इस फहरिस्त में एक तो नहीं, सैकड़ों हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन उद्धव सरकार के लिए कंगना रनौत पर ही बदले की कार्रवाई हो रही है। न्यूज नेशन ने सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार की दबंगई पर मुहिम छेड़ी थी। संजय राउत लगातार सवालों से बचकर भागते रहे, लेकिन अब तक उन्होंने माफी तक नहीं मांगी, उल्टे बीएमसी की आड़ लेने लगे। सिर्फ 2 सवाल लूंगा मैं। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी उद्धव सरकार से नाखुश हैं और केंद्र को कंगना के मामले में पूरी रिपोर्ट भेजने के लिए कह चुके हैं। साफ है, इस घटना से महाराष्ट्र सरकार की फजीहत हो रही है। आज देश की बहस में सवाल यही है कि कंगना पर तो कार्रवाई हुई, लेकिन बीएमसी का हथौड़ा और बुलडोजर बाकियों पर चलेगा भी या नहीं। तो देश की बहस में इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है, क्या बाकी अवैध निर्माण पर बीएमसी चला पाएगी हथौड़ा? यह सवाल सीधा डायरेक्ट सवाल हम पूछ रहे हैं।
अगर आपने कंगना के इलीगल दफ्तर को तोड़ दिया, उसे बिना वक्त दिए आनंद फानन में, तो क्या आप दाऊद की भिंडी बाजार वाली बिल्डिंग को तोड़ पाएंगे? आप वोटिंग के विकल्प आपके सामने हैं। आप न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बेहद आसान है। हमारा ट्विटर हैंडल आप सब जानते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई राय है, सजेशन है, या फिर आपका कोई विचार है, या इस शो के अंदर आप शामिल होना चाहते हैं, तो आप 9711002266 पर व्हाट्सएप करके हमको दे सकते हैं। बहस में खोलूं उससे पहले सीधे हम चलते हैं शिमला, जहां से जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने आज एक कड़ा बयान दिया है हिमाचल की बेटी के अपमान को लेकर। और ठाकुर साहब, हम आपको बता दें कि हिमाचल की बेटी नहीं, देश की बेटी भी है कंगना रनावत, और अगर उसका अपमान होता है तो देश में एक विरोध उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर, ये शब्द का जो इस्तेमाल है, माफ कीजिएगा मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि संजय राउत ने शब्द का इस्तेमाल किया था, शब्द था उनका हरामखोर, और इसी पर न्यूज नेशन की आपत्ति थी क्योंकि हमारे टेलीविजन चैनल पर इस शब्द का इस्तेमाल कंगना के लिए किया गया था। बाद में हमने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। आज कंगना पर एफआईआर हो जाती है सिर्फ उद्धव ठाकरे को तू कहने पर, लेकिन जब संजय राउत ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं उन पर कोई आपत्ति नहीं उठाता। आप क्या कहेंगे हमारी इस मुहिम पर जयराम ठाकुर जी? जी दीपक जी, बहुत बेहतर ढंग से आपने इस सारे विषय का प्रस्तुतिकरण किया। मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे बड़ा साफ इस सारे मामले को लेकर के कहना है, क्योंकि हम तो हिमाचल प्रदेश से हैं। हिमाचल की बेटी के ऊपर संकट आया है, ऐसी परिस्थिति में उसको सिलसिलेवार जो है इस प्रकार से जो है वो प्रताड़ित करके, परेशान करके जो है उसके लिए एक षड्यंत्र की एक भूमिका बनाई जा रही है उसके खिलाफ। तो ऐसी परिस्थिति में हिमाचल तो आज साथ है ही है। आपने ठीक कहा कि वो कंगना सिर्फ हिमाचल की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है। पूरा देश उनके साथ आज की तारीख में खड़ा है। और ऐसी परिस्थिति में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो भी कार्रवाई ये सारी की है, मुझे मालूम नहीं किस प्रकार की सरकार वहां पर इस तरह से चल रही है। एक लड़की के खिलाफ सारे नियम कानून, सारी व्यवस्थाएं तोड़ करके जो है कार्रवाई करने के लिए इस कदर आगे बढ़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सचमुच में ये बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई है, इसकी तो पूरा राष्ट्र तो भर्त्सना कर ही रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बेटी होने के नाते पूरा हिमाचल जो है वो उसका विरोध कर रहा है। सीएम साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि चूंकि कंगना पर एक एफआईआर दर्ज हुई है, 2 एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि उन्हें उद्धव ठाकरे के लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया सिर्फ इस बात पर, तो क्यों ना एक एफआईआर भी दर्ज हो हिमाचल के अंदर जिसमें संजय राउत ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया हरामखोर, वो एक हिमाचल की बेटी का अपमान है। क्यों ना एक एफआईआर दर्ज हो हिमाचल में इस बात को लेकर? बिल्कुल ठीक है दीपक जी, आपने जो बात कही है इस सारी चीज को लेकर के भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है। यहाँ बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी आगे बढ़ करके अपनी बात कह रहे हैं। इस सारे एस्पेक्ट को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो मुझे सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि एक वरिष्ठ मंत्री होने के नाते महाराष्ट्र सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए ऐसे शब्दों का चयन करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खास तौर से एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि मुंबई भारत का हिस्सा है। भारत के किसी नागरिक को वहां पर रहने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। ऐसा कि भी आप मुंबई आकर के देखिए तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात उन्होंने कही है। एक जिम्मेदार सरकार का कोई मंत्री इस प्रकार से बात कहे और उसके कारण जो है वो सारी सरकार भी संकट में पड़ जाए। और सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कम से कम इस अपराध से नहीं बच सकती है। लोग इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कंगना पर, उनके परिवार पर, कि वो ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर कर रही हैं। हिमाचल सरकार उन्हें क्यों सुरक्षा देगी? Y+ सुरक्षा भारत सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से क्यों दिया? उनसे पैसे क्यों ना वसूले जाएं? इस तरह के कमेंट भी राजनीतिक विरोधियों से आ रहे हैं। ठाकुर जी, क्या सरकार अगर सुरक्षा देती है कंगना को इन परिस्थितियों में, तो क्या केंद्र सरकार ने कुछ गलत किया है? देखिए, मुझे उन लोगों पर बहुत तरस आता है, वो सारे इस बात को इस पृष्ठभूमि में देख रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि कंगना के खिलाफ एक महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं
और उनका मुंबई जाने का कार्यक्रम जो निर्धारित था, उस कार्यक्रम में उनको मुंबई जाना, तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोग, कंगना स्वयं जो है अपने आप सुरक्षा से संबंधित चिंतित थी। और उनके परिवार की, उनके पिता की ओर से जब प्रदेश सरकार के समक्ष इस विषय को रखा गया, उन्हें लिख करके कहा कि भी हमारी बेटी को सुरक्षा की आवश्यकता है। हमने इस सारी चीज को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद हमने तय किया कि उनके निवास पर, हिमाचल प्रदेश में जहां मनाली में वो रहती है, वहां पर उनके निवास पर हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमने की, लेकिन उसके साथ साथ में केंद्र सरकार ने भी उनके जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट से रिलेटेड जो इस प्रकार का ये असेसमेंट किया, और उसके बाद वहां निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद कि उनको सुरक्षा देनी बहुत आवश्यक है ऐसी परिस्थिति में, और ऐसे में वहां Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उनके लिए उपलब्ध कराई। आप कल्पना करिए दीपक जी, अगर ऐसी परिस्थिति में कंगना मुंबई उतरती और सुरक्षा उनके साथ नहीं होती तो क्या होने वाला था, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक आदमी के लिए, जो भी व्यक्ति सुरक्षा मांगता है इस प्रकार में, और उनके लिए सुरक्षा देने का प्रावधान हम करते हैं, और हमने किया है, आज से पहले भी किया है, कोई नई बात नहीं उस तरह से की है। और लेकिन जिस तरह से उनको साजिश करके, षड्यंत्र करके फंसाया जा रहा है, उनके मुंबई पहुंचने से पहले उनके दफ्तर को, उनके ऑफिस को तोड़ दिया गया, और कोर्ट से निर्णय आने से पहले जो है वो कार्रवाई कर दी गई। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मुंबई में इस प्रकार की जो जिस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि वो निर्माण जो है वो कानूनी तौर पर नहीं था, क्या उस पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होगी? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, जिस प्रश्न का जवाब देना मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत कठिन आज की परिस्थिति में। 1 लाख बेटी को चुना गया, एक जगह को चुना गया, एक घर को चुना गया, ऐसे में वो अपनी परिस्थिति को देश के सामने स्पष्ट करने की हालत में नहीं है। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, और न्यूज नेशन की यही मुहिम है, और आज हमारा सवाल है, क्या बाकी के अवैध निर्माण तोड़ेंगे? मैं शुरुआत करता हूं। दाऊद इब्राहिम का आखिरी पता भिंडी बाजार, हाईकोर्ट कह चुका है गिरा दो, लेकिन आज तक गिराने की हिम्मत बीएमसी और महाडा की नहीं हुई, महाराष्ट्र सरकार की नहीं हुई। कोर्ट ने फटकार भी लगाई। अनिल परब, शिवसेना महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री, उनके घर में अवैध निर्माण है। आरोप किरीट सोमैया ने लगाया कि मेयर के घर में अवैध निर्माण है। यह भी आरोप लगा कि उनके एक मंत्री प्रताप सरनाइक के घर पर अवैध निर्माण है। कंगना के बगल में मनीष मल्होत्रा, जो करण जौहर के खास दोस्त हैं, उनके घर में अवैध निर्माण है। उनको भी नोटिस दिया जाता है, उनको 7 दिन का वक्त दिया जाता है, कंगना का आनंद फानन में तोड़ दिया जाता है। क्या इस पर सवाल नहीं उठने चाहिए ठाकुर साहब? बिल्कुल, ये बहुत बड़े प्रश्न है जिनका जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार की परिस्थिति नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि वो जवाब देने की परिस्थिति में है आज की तारीख में। ये तमाम प्रश्न खड़े किए अपने व्यवहार से महाराष्ट्र की सरकार ने, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, और उसके साथ साथ में पूरा राष्ट्र इस सारे प्रकरण को देख रहा है, महसूस कर रहा है कि इसमें बिल्कुल सीधा सा विषय है कि कंगना रनावत को टारगेट करके जो है इस प्रकार से परिस्थिति निर्मित की जा रही है, ताकि वो मुंबई में रहने की परिस्थिति में ना रहो, अगर रहने लगे तो काम करने की परिस्थिति में वहां पर ना रहो। तो ऐसी कोशिश की जा रही है जिसकी मैं समझता हूं कि निंदा करनी चाहिए। ठाकुर साहब, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट और आखिरी सवाल की ओर रोकूंगा, लेकिन ये देश का इकलौता शो है जिसमें हम सीधे दर्शकों को अपने घर से जोड़ते हैं, और जितने भी दर्शक हमारे साथ इस कंट्रोवर्सी के बाद जुड़े हैं, जिस गलत शब्द का इस्तेमाल संजय राउत ने किया, हर आदमी कहता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप टीना पुंडी, दिल्ली की हमारी एक दर्शक है, उनको सुने। टीना जी, जयराम ठाकुर जी की बात सुनी, माननीय मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश की, क्या कहना चाहेंगे आप देश की बहस में? जो संजय राउत ने किया, क्या वो उचित है, और क्या महाराष्ट्र सरकार को और संजय राउत को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? टीना जी। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो कंगना जी के साथ जो भी हुआ है वो सिर्फ एक बदले की भावना के साथ ही हुआ है। मतलब अगर जो 2 नोटिस पीरियड पहुंचे थे, एक मनीष मल्होत्रा के पास पहुंचा था और एक कंगना के पास, तो कंगना रनावत का घर ही क्यों तोड़ा गया? बिल्कुल बिल्कुल सही टीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंगना का घर ही क्यों तोड़ा गया, और यही सवाल न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है कि कार्रवाई टीना बदले की भावना से क्यों। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है। एक आपके कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी का घर भी शिमला या उसके आसपास कहीं पर है। उन्होंने ये लिखा कि आपने अगर कंगना का घर तोड़ा तो हम सोनिया गांधी की बेटी का घर तोड़ देंगे। क्या सरकार, संगठन या सरकार के स्तर पर इस पर कोई विचार किया जा रहा है? क्या आप बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे?
नहीं, देखिए दीपक जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये बहुत निजी विचार है, किसी ने कहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की कतई भी किसी बात से सहमत नहीं है, ना सरकार के स्तर पर ना संगठन के स्तर पर। बड़ा स्पष्ट है और इसको राजनीति से इस सारे विषयों को जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, इसलिए उस महिला ने जो हमारी पार्टी की है, उन्होंने जो है अपनी भावनाएं व्यक्त की और भावना व्यक्त करते करते शायद वो आगे बढ़ी होंगी उस दृष्टि से। लेकिन सरकार और संगठन के स्तर पर इस सारी बात को लेकर के कतई भी इस प्रकार का मत नहीं है, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। और मैं सिर्फ इतना ही कहना तो हिमाचल प्रदेश सिर्फ कंगना रनावत की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित चाहता है, उसके लिए उनको काम करने का एक माहौल मिले, उसके लिए जो है बात करता है। और उसके साथ साथ में महाराष्ट्र सरकार को इस सारे प्रकरण में जिस कदर वो आगे बढ़े नहीं बढ़ना चाहिए था, ये सचमुच में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो एक बेटी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ये अलग लगा रही है कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर कंगना का इस्तेमाल कर रही है। क्या आपकी इस बारे में कंगना से कोई बात हुई, परिवार से कोई बात हुई, या बीजेपी नेताओं की हिमाचल के कोई हुई कि भाई शिवसेना पर अटैक करो आप? क्या आपकी ये रणनीति है? बिल्कुल नहीं, इस सारे विषय को लेकर के हमारी बात हुई, लेकिन इस सारे विषय को राजनीतिक दृष्टि से कई भी बात नहीं हुई। उन्होंने अपनी सुरक्षा के संबंध में बात कही और वो उपलब्ध कराई गई, उन्हें धन्यवाद किया, वो मुंबई के लिए रवाना हो गई। हाँ, आज उनकी माता ने एक बात को लेकर के स्पष्ट कही है बात की कि हम आज से पहले कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन अब हम कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। अब आने वाले समय में हम इस बात को लेकर के विचार जरूर करेंगे कि हम भाजपा को समर्थन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी। आपने कहा कि इन तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार भी हो रहा है और इस पर विमर्श कर रही है सरकार कि क्या संजय राउत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में एफआईआर हो सकती है, क्योंकि कंगना पर दो एफआईआर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने का। और देश की बहस हम एक बार फिर से शुरू करते हैं आज की, क्योंकि पहले माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़े थे और सवाल यहां पर यह है कि कंगना रनावत क्यों मोहरा बनाई गई। क्या शिवसेना का विरोध कर देना या शिवसेना को आड़े हाथों लेने से शिवसेना बिलबिला गई थी, जिसका बदला लिया गया कंगना रनावत से। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नलिन कोहली जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ सूरजपाल अमू साहब हैं, प्रेसिडेंट है करनी सेना की। मेरे साथ पारुल खेड़ा हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ अर्शी खान हैं, ये एक एक्टर हैं। और इंतहा फारूकी शेख शिवसेना की लीडर है। इंतहा जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। सबसे पहले संजय राउत का बाइट सुनाइए। मैं इंतहा जी के पास जाऊंगा और इंतहा जी के पास के बाद में जाऊंगा, इंतहा फारूकी शेख के बाद में जाऊंगा नलिन कोहली जी के पास। सबसे पहले आज फर्स्ट विंडो में बाइट दिखाया जाए संजय राउत जी का। उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा इस एक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं, बीएमसी का है। सुनिए संजय राउत क्या कहते हैं। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है। आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते। ठीक है, अब दिखा दीजिए शिवसेना का मुखपत्र सामना क्या कहता है। सामना जिसके संपादक खुद संजय राउत हैं, वो इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि उखाड़ दिया। ये फर्स्ट बैनर हेडलाइन है, उखाड़ दिया। 2 विंडो में दिखाइए और शेख साहब बताइए क्या उखाड़ दिया। फिर ये इतनी मॉडेस्टी की बात क्यों कर रहे थे? बीएमसी का लेना देना है। संजय राउत इस अखबार के संपादक है ना, क्यों लिखा उखाड़ दिया? बोल रहे हैं आप बदला ले लिया देश को कि हाँ हमने कंगना का घर तोड़कर बदला ले लिया। बताइए शेख साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संजय राउत जी ने आपको बताया कि वो बिल्कुल भी उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये बीएमसी ने अपनी ड्यूटी को निभाया है, बीएमसी ने अपना काम किया है। इससे संजय राउत जी का या शिवसेना से कुछ सामना में भी यही लिखते हैं ना, सामना में यही लिखते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, बीएमसी ने अपनी कार्रवाई की। सामना में क्यों घोषित करे अपने मुखपत्र में उखाड़ दिया कंगना को? छपी है, फर्स्ट हेडलाइन छपी है, उखाड़ दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है कि हमने उखाड़ दिया, लेकिन ठीक है चलो, वो एक उनका एक गुस्सा था, ये जो भी था। सामना के नाम को, बाला साहब ठाकरे के नाम को बदनाम किया है, सामना के अंदर उखाड़ दिया। अरे किसका उखाड़ोगे तुम? अरे बहन बेटियों को गालियां देते हो, शर्म नहीं आती?
और यहाँ टीवी पे बोलते हो बीएमसी उखाड़ दिया। अरे तुम्हें अगर उखाड़ने का शौक है तो आओ ना, क्यों नहीं टकराए? सुनिए अध्यक्ष जी, सुनिए सूरज जी, सूर्यपाल जी, आप सुनिए इस बात को कि कंगना रनौत को जो पहचान मिली है आज, इस मुंबई ने, महाराष्ट्र ने उनको ये पहचान दिया है। महाराष्ट्र आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अपने दम पर पहचान बनाई है। उनको पहचान कंगना रनौत देश विदेश में जानी जा रही है, वो पहचान आज उन्हें महाराष्ट्र ने दिया है, मुंबई ने दिया है। आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? अरे भिंडी बाजार मुंबई में किसी के बाप की नहीं है, सबके बाप की है मुंबई, बिल्कुल। लेकिन आपको यह हक किसने दिया? आज कंगना रनौत को पूरा देश जो पहचान रहा है, किसके वजह से पहचान रहा है? मुंबई ने आज उन्हें ये पहचान दी है, मुंबई के लोगों ने पहचान दिया। आज मुंबई के लोगों पर वो सवाल उठाती है, मुंबई के पुलिस के ऊपर सवाल उठाती है, वो मुंबई सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो तो ये मुंबई के मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे का ये महाराष्ट्र है, जिसने सब लोगों को आने का मौका दिया है, मुंबई में रहने का मौका दिया, सबको कमाने का मौका दिया है। आज इतनी बड़ी संपत्ति जो उन्होंने बांद्रा में बनाई है, किसके हिसाब से बनाया? मैं आपसे उनका अस्तित्व पूछता हूँ, कंगना रनौत का क्या अस्तित्व था मुंबई में आने से पहले? क्या अस्तित्व था उनका, बताइए मुझे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बीएमसी को। अच्छा शेख साहब, इलीगल स्ट्रक्चर, चलिए आपने बहुत मर्दानगी का काम किया, आपने मर्दानगी का काम किया, अनाधिकृत दफ्तर कंगना रनौत पर तोड़ दिया। भिंडी बाजार में दाऊद का मुसाफिर खाना क्यों नहीं तोड़ा? हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां क्यों कह दिया महाडा ने और बीएमसी ने कि कोरोना चल रहा है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है? एफिडेविट दिया उन्होंने हाईकोर्ट में। दीपक जी, जो इलीगल स्ट्रक्चर है सबको मुंबई बीएमसी ने डिमोलिशन किया है अपने वक्त के साथ। सर ये खड़ा हुआ है भिंडी बाजार, भिंडी बाजार अभी मैं सुनाऊंगा आपको। मोर सीरियस पॉइंट की तरफ जाऊंगा, नलिन कोहली जी की तरफ। नलिन कोहली जी, मैं एक स्टेटस बताता हूं आज के दिन आपका, चूंकि बहस को मैं गंभीर मोड़ पे ले जाना चाहता हूं। सूरजपाल अंबू जी ने सही बात उठाई कि भिंडी बाजार में दाऊद के आखिरी पते मुसाफिर खाने को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों नहीं तोड़ा गया। सिर्फ मुसाफिर खाना ही नहीं, मैं अब आपको बताता हूं, अनिल परब जो राइट हैंड मंत्री हैं उद्धव सरकार के, उनके घर में अवैध कंस्ट्रक्शन है। जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बोला भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये घर मेरे पिताजी का था, मेरी बहन का है, मेरे नाम पर अवैध कंस्ट्रक्शन का आरोप नहीं लगा सकता। ये उनकी सफाई थी। दूसरा मैं आपको बता दूं, सरनायक जो उनके दूसरे मंत्री हैं ठाना के, उनके ऊपर अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं। मनीष मल्होत्रा जो बगल में रहते हैं कंगना रनौत के, उनके घर के अंदर तोड़फोड़ नहीं होती है, उनको 7 दिन का समय दिया जाता है, कंगना का घर तोड़ दिया जाता है। नलिन कोहली जी, क्या दाऊद से डरती है बीएमसी, क्या दाऊद से डरती है महाराष्ट्र सरकार, और क्यों भिंडी बाजार के इस दाऊद के आशियाने को नहीं गिराया जा रहा है? उनके केयरटेकर तो कह रहे भाई का है, बीएमसी कैसे हाथ लगा देगी? आपका सवाल देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। अभी सुना दूंगा शेख साहब, नलिन कोहली जी आपका नाम नहीं है, मैंने नलिन कोहली जी को वक्त दिया है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी साबित करना चाहते हैं देश के सामने, मुंबई के सारे लोगों के सामने, महाराष्ट्र के लोगों के सामने, कि उन्होंने सिर्फ कानूनी प्रक्रिया से काम किया। तो ये बिल्डिंग जिसकी तरफ आपने आज इशारा किया, ये तो कल सुबह वहां पर बुलडोजर जा सकता है। और साथ ही कंगना जी के घर के साथ साथ जो भी जितने अवैध निर्माण है उनको समय क्यों बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा विषय नहीं है। आपने अभी जयराम ठाकुर जी को देखा, हमारे भाजपा के बड़े युवा और एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कितने सज्जन रूप से उन्होंने जवाब दिए और ये भी स्पष्ट किया कि हमारी विचारधारा और संगठन और सरकार इस प्रकार की सोच नहीं रखती कि हमें किसी के साथ बदला करना, और वो भी एक महिला के साथ। वो अपने बातों को रख रही है। स्वतंत्रता मिलती है हम सबको हमारे संविधान से कि हम अपनी बात जो है रख सकते हैं, लेकिन उसके सामने कोई वरिष्ठ नेता अगर शिवसेना का अब शब्दों का प्रयोग करे तो क्या ये उनको व्यक्तिगत रूप से और उनकी पार्टी को ये कोई शोभा देती है? और फिर इस प्रकार के जब आप कार्रवाई करते हैं, नोटिस के बिल्डिंग में भेज देना, उसको डिमोलिश करना, 7 की बिल्डिंग में 7 दिन का नोटिस देना, वहां भिंडी बाजार का आप उदाहरण दे रहे दाऊद इब्राहिम का। और शिवसेना तो हमेशा खड़ी रही है कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आज जब उनकी सरकार है और बिल्कुल इसके विपरीत अगर जाए तो उन पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो मैं मानता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और अभी भी समय है कि वहां सरकार जो है सबकी होती है। शिवसेना को जिन्होंने वोट नहीं दिया वो उनकी भी सरकार है। देखिए ना मोदी जी ने क्या कहा 2014 में, मैं 125 भारतीयों का प्रधानमंत्री हूं, उनका भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया।
मैं उनका भी प्रधानमंत्री हूं जो मेरे सामने खड़े रहे मुझे रोकने के लिए, क्योंकि सरकार जो होती है सबका साथ सबका विकास। तो केंद्र सरकार कर सकती है, भाजपा सरकारें कर सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। मैं दूसरे एलिगेशन पर आऊंगा, क्या बीजेपी राजनीतिक तौर पर कंगना का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उससे पहले पारुल खेड़ा के पास चलूंगा। पारुल जी, गले उतरती है बात कि कंगना के घर आनंद फानंद 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर दी जाए नोटिस के बाद? और मेरे पास ये बीएमसी का पूरा एफिडेविट है जो हाईकोर्ट ने सबमिट किया है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि गैर जरूरी था जो कुछ हुआ और विंडिक्टिव एजेंडा लगता है। हाईकोर्ट का एक कमेंट है इस एफिडेविट में। बीएमसी ने कहीं नहीं कहा कि उन्होंने घर क्यों गिराया, जल्दबाजी क्यों की, कहीं नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहानी लिख दी, पूरी की पूरी रामायण लिख दी और कुछ नहीं कहा। आपको क्या लगता है, कंगना सही है या संजय राउत? दीपक जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तेवर तो दोनों ही के कम नहीं है, ना ही शिवसेना के कम है, ना ही कंगना रनौत के कम है। बट इससे पहले कि मैं इस बात पे उठाऊं, मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि कंगना रनौत को तो देश की बेटी बता दिया। अभी सूरज जी और कोहली जी बहुत बोल रहे थे कि कंगना रनौत देश की बेटी है, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये सूरज जी की जो ये कहाँ थे जब दीपिका पादुकोण की, वो भी तो देश की बेटी है। जब पद्मावत के टाइम इन्होंने ही बोला था कि हम उसका गला काट देंगे, हम नाक काट देंगे, हम ये काट देंगे, तो उसको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली और क्यों कंगना को सिक्योरिटी दी जा रही है? ऐसा क्या राजनीतिक एजेंडा है कि कंगना को पाकिस्तान बुलाने के बावजूद भी उस पर कोई सेडिशन चार्जेस नहीं है? और जब सीए का मुद्दा था तो 3,000 लोगों को कस्टडी में लिया गया था और कंगना के खिलाफ कोई भी नहीं। ये बीजेपी का टू फेस डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है ऐसे? ठीक है, मैं बीजेपी की बात पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अमू जी से जवाब ले लेते हैं। अमू जी, आप पर आरोप है कि देश की दूसरी बेटी दीपिका पादुकोण का नाक काटने की बात आपने कही थी, क्या आप उसके लिए शर्मिंदा है? अगर शर्मिंदा है तो माफी मांगिए, फिर कंगना को डिफेंड कीजिएगा। दीपक जी, मेरे मुख से एक शब्द भी इस प्रकार का किसी भी नेशनल चैनल पर, इंटरनेशनल चैनलों पर मैं रहा हूँ पद्मावत के समय, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी करनी सेना ने कितना कुछ किया, दीपिका के पुतले जलाए, चप्पलें डाली, मैडम चुप रहो ना, अरे मैडम चुप रहो ना, चबर कर रहे, चुप रहो ना मैडम, चुप रहो। अरे चबर तो आप कर रहे हैं, शुरू से आप कर रहे हैं। अच्छा, एक एक करके पारुल जी प्लीज, पारुल जी उनको एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। 1 मिनट उनका, फिर 1 मिनट आपका, कोई चिंता नहीं। पारुल जी चुप रहो। मेरे को मालूम है आप आमिर खान की सगी बहन है, आप जरा रुक जाइएगा। आप किसके सगे भाई है? फिर ये भी बता दीजिए, आप कंगना रनौत के सगे भाई है या किसके सगे भाई है? अरे रुकिएगा, ये मैं हिंदुस्तानी हूँ, कंगना रनौत का भाई हूँ, भाई हूँ मैं, भाई हूँ। क्या है फिर आप दीपिका पादुकोण के खिलाफ जब इतनी आपने कैंपेन करी थी तो? उसका भी भाई हूँ। बड़ा अच्छे भाई हैं जो ऐसी आपने हरकतें करी उसके लिए। दीपक भाई, अरे दीपक जी आप चुप करो ना बाबा। ना वो चुप है, आप बोलिए, टाइम मत खराब कीजिए। सूरजपाल जी, मौके पे चौका मार दीजिए, जल्दी बोलिए। भाई, मैं दाऊद इब्राहिम की जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं, मैं महाराष्ट्र सरकार के उस भोले भाले मुख्यमंत्री के से मांग करता हूं कि एक महिला का घर तोड़ दिया, दाऊद की संपत्ति तोड़ के दिखाए और उसका उखाड़ के दिखाए, उसका खंभा उखाड़ोगे, बिल्डिंग तोड़ोगे, तोड़ के दिखाए। एक बात। दूसरा सर, एक दूसरा मैं आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल पर, शिवसेना ने खरबों रुपए की संपत्ति शिवसेना की शाखाओं के नाम पर मुंबई नगर निगम की कब्जा की हुई है, खरबों रुपए की। उनका भी बीएमसी कब्जा छुड़वा है। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, शिवसेना की प्रॉपर्टियों की जांच हो, जहां शाखा है उनकी भी बीएमसी जांच कराए। यह किस प्रकार की दोगली चाल है? संजय राउत, अगर आपको शर्म है तो माफी मांग लो कंगना से, मामला खत्म हो जाएगा। अगर न्यूज नेशन ने पहले दिन कहा था ये थोड़े से सटिया गए, लो। अरे मुझे लगता है ये थोड़े से सटिया गए जब ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। जवाब ले लेता हूं। अमू जी, आप ऐसे कह रहे हैं कि आपने दीपिका के लिए कुछ नहीं बोला, आपने बहुत कुछ बोला था दीपिका के लिए, लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है। दीपिका के बारे में भी आप पारुल को बता दीजिएगा। लेकिन शेख साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और जानने से पहले मैं आपको बताता हूं, मेरा स्टेटमेंट दीपिका के विरोध में नहीं था। ठीक है, मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूं शेख साहब कि क्या दाऊद से डर लगता है आपको? भिंडी बाजार में मुसाफिर खाना गिराने से डर लगता है आपको? क्यों डर लगेगा? डर लगता है उद्धव सरकार को?
क्यों डर लगेगा? क्यों डर लगेगा? तो दीपक गिराई जी? क्यों रही? वो भी जरूर होगा एक दिन। तो गिराई क्यों जब नहीं? उसके पेपर्स सवाल तैयार सीधा है, होंगे, गिराई क्यों जब उसके नहीं? पेपर्स उतनी तैयार होंगे, जल्दबाजी तो वो दाऊद भी की जरूर इमारत एक- गिराने में नहीं, कंगना का ऑफिस गिराने में क्यों? देखिए, जब दाऊद की जो प्रॉपर्टीज है, जब उसका भी जब पेपर्स तैयार होंगे तो सर, वो भी पेपर गिरेगा। तैयार क्यों है। नहीं गिरेंगे? वो भी हाईकोर्ट स्ट्रक्चर डांट लगा जरूर चुकी गिरेंगे। है लेकिन ये जो आपको। सूरजपाल जी मैं बिना आपको वजह के इल्जाम स्टेटस लगा बता रहे दूं। हैं, ये झूठे-झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं ये आपको स्टेटस कंगना बता रनौत दूं। के नाम पर ये झूठे-झूठे इल्जाम लगा रहे हैं सेना के सर, ऊपर। बीएमसी और महाडा ने कहा है कि उनके पास कर्मचारी BMC नहीं है कोरोना में, जांच लेकिन कराए। आपको कर्मचारी कंगना का ऑफिस गिराने के लिए मिल गए, दाऊद का ऑफिस गिराने के लिए नहीं मिले। ये कौन सा वो है बताइए ना शेख साहब, ये कौन सा डर लगता है, डर। गवर्नेंस का सिस्टम है? दीपक जी, हो सकता है दीपक जी कभी कुछ पेपर्स तैयार होने में वक्त लगते हैं, कभी कुछ पेपर्स तैयार होने के लिए वक्त एक मिनट सुनवाता हूँ। वहां के केयरटेकर की बाइट सुनवाइए भैया। संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं जो कंगना को झापड़ मारने वाले थे, उनके पास भी जाएंगे। अर्शी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ, सीधे सुनवाइए केयरटेकर की बाइट। और हमारे शेख साहब को, शेख इंतहा फारूकी शेख साहब को और संजय गुप्ता जी को फ्रेम में रखिए। देखिए कितनी वाहवाही हो रही है। आज शिवसेना, बाला साहब की, ठाकरे की शिवसेना दाऊद के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। सुनिए उनके केयरटेकर क्या कहते हैं। कौन रहा करता था? यहाँ पर हमारे भाई रहते थे। सेकंड फ्लोर पर? नहीं, 82, 83, 86 तक। हाँ, वो अपने दाऊद भाई रहते ये रहते थे, उनके थे पूरी ना? फैमिली रहती थी। और अल्लाह ने किए हुए अपना जो आप जो बोल रहे बीएमसी से जो कन्ना रहना था, सुनिए ये उनका आखिरी पता बचा है, बाकी सब नीलाम हो गए, टूट गए। यहाँ पर सालों हो गए, नोटिस नहीं आई ना बीएमसी एक बार भी। अभी मैं इनको पूरी डिटेल आपको नहीं समझूंगी। बीएमसी कभी आई यहाँ पर? आई भी है सर, आके बीएमसी को बीएमसी हथौड़ा तोड़ने भी। चलाया? हाँ, तो 100 लोग लेकर पहुंचे थे। सुनिए ना, यहाँ पर है ना हथौड़ा चलने वाला था, तो यहाँ के जितने भी हमारे रहवासी, जो भी हमारे भाई, ये मस्जिद है अंदर, ये मस्जिद जब तक मस्जिद को जब तक कोर्ट ने भी उस पे कहा था। जी जी हाँ, हमारा जो इसके जो मुसाफिर खाने का है ना भाई, ये हमारा कोर्ट में चल रहा है। मतलब सीधी बात है, बीएमसी की हिम्मत नहीं हुई आके हथौड़ा चला। जी हाँ, तो कह रहे केयरटेकर बीएमसी की हिम्मत नहीं हथौड़ा चलाने की, दाऊद भाई की है भाई, हमारे भाई रहा करते थे यहाँ पर। बोलिए शेख साहब, भाई रहा करते थे या भाई? मुंबई के भाई, दाऊद भाई। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए टाइम लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स? अरे भैया इनको दिखाइए। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, संजय गुप्ता जी आ जाइए। दाऊद को झापड़ मारेंगे पाकिस्तान जाके, मर्दानगी दिखाने के लिए तैयार हो गए थे। ये प्रॉपर्टी किसी और की थी, किसी और की प्रॉपर्टी थी, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स पता लगाने में वक्त लगता है। ये किसके नाम की प्रॉपर्टी थी? अरे निकालो भाई, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों हाई कोर्ट का 2019 2020 पूरा ग्राफिक निकालो। संजय गुप्ता जी जवाब दीजिए। दाऊद आपका भाई है शिवसेना का, भाई की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं तोड़ेंगे? दाऊद को भगाने वाले बाला साहब थे, शिवसेना ने दाऊद को मुंबई से भगाया यही था। तो हम कह रहे हैं, बाला साहब ने भगाया, उद्धव ठाकरे बचा रहे हैं। शाखा प्रमुख यही बना हम करके कह रहे हैं भाई, यही हम कह रहे हैं गुप्ता जी कि बाला साहब ठाकरे ने भगाया और उद्धव ठाकरे बचा रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं, बाला साहब ठाकरे ने भगाया और उद्धव ठाकरे बचा रहे हैं। प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मैं इसको इस बिल्डिंग के विषय में बता देता हूँ। हाँ, इस बिल्डिंग के विषय में बता देता हूँ। जून 2020 में इस मराठी समाज के लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान से जो लोग आते हैं, एमपी से, यूपी से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से जो लोगों को दिलों में लगा के यहाँ पर बसाया है, अरबों की संपत्ति जो लोग आज कमाए, मनसे वाले मारते किसको थे? गले लगाया तो मारते किसको थे भाई? कि झूठा इल्जाम आप लगा नहीं सकते। बजाओ पुंगी किसने बोला था? उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। उत्तर भारतीयों को मारते थे। उत्तर भारतीय, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी किसने बोला था? शेख साहब बताइए। उत्तर भारतीयों को मारते। अरे मेरे को तो बाला साहब ठाकरे शेर की तरह याद है। संजय गुप्ता जी बताइए, बिल्डिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, संजय गुप्ता जी बताइए। शेख साहब बीच में बोल रहे हैं। शेख साहब आज की तारीख में उंगली नहीं उठाई है, हमेशा बैठिए, आगे बढ़ने का मौका दिया है, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी है। शेख साहब रुकिए आप। अरे बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप तो शेख साहब। शेख साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। कंगना को कल ही तकलीफ दी आपने और आप बोल रहे हैं आपने किसी को तकलीफ नहीं दी। पता नहीं। संजय गुप्ता जी बोलिए आप, 1 मिनट आपके। बता दीजिए दाऊद की, वो कह रहे हैं कि दाऊद भाई की बिल्डिंग है, हमारे भाई यहाँ रहा करते थे इसलिए गिराने में डर लगता है, वो कह रहे हैं केयरटेकर। नहीं, ये एक भगोड़े की बिल्डिंग है जिसको भगोड़ा साबित किया जा चुका है। तो गिराओ ना मेरे भाई, संजय गुप्ता जी भी गिराओ। 2020 गिराओ संजय गुप्ता जी, कंगना को ऑफिस क्यों तोड़ दिया? दाऊद की बिल्डिंग पहले गिरा देते। बता तो रहा हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर है
और लॉकडाउन की वजह से ये बिल्डिंग नहीं टूट पाई थी और लेबर की कमी होने की वजह से लेबर अभी नहीं टूट पाई थी। तो बड़ी जल्दी ये टूटती हुई दिखेगी आपको। इस बिल्डिंग में कुछ भी नहीं है, जर्जर होकर ये गिरने की कगार पर ही है, कुछ नहीं है इसमें। और ये आपको गिरी हुई नजर आएगी कुछ दिनों के अंदर। अरे गिराई क्यों नहीं मेरे संजय गुप्ता जी, मेरा तो बड़ा मासूम सा सवाल है, मासूम सा। गिराई क्यों नहीं उद्धव सरकार ने? बाला साहब ने भगाया दाऊद को और उद्धव ठाकरे उनकी बिल्डिंग को बचा रहे हैं। ये गिरी हुई है। अरे आपके पास लॉकडाउन में अधिकारी नहीं थे ना, यही कहा था ना आपने हाईकोर्ट में, तो कंगना के घर जाने के लिए अधिकारी कहाँ मिल गए? लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में। हाँ, मैंने कंगना के जाने के लिए अधिकारी मिल गए आपको? कोई घर थोड़ी गिराया है, कंगना जी का घर तो वैसे का वैसा खड़ा है। कंगना जी का कोई घर नहीं गिरा है, कंगना जी का जैसा था वैसा का वैसा ही है। थोड़ी बहुत जो वोलेशन थी, नलित कोहली जी, वो गाना है ना एक फिल्म का, जो वोलेशन होती है ना, जैसे कोई एक्स्ट्रा दीवार बना दी, कोई एक्स्ट्रा दीवार बना दी, एक्स्ट्रा बाथरूम बना दिया। ऐसा लगता है कि शिवसेना के कई वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं। अरे संजय जी, मैं कुछ कह दूं? संजय जी सुन लीजिए सर, दाऊद है, डर लगता है, कोई बात नहीं, डर जाइए संजय गुप्ता जी, डर जाइए, कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण पार्टी है, आज उनके मुख्यमंत्री हैं, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी है, केंद्र में सरकार में रह चुके हैं। सिर्फ नलिन कोहली जी की आवाज। आप मुझे बताइए, हाँ, अब आप मुझे बताइए, कितनी अद्भुत बात है कि आज क्योंकि उन्होंने एक गलती करे ना करे, इस बात को उनको स्वीकारना पड़ेगा कि कंगना रनौत के घर पे जब बुलडोजर चला दिया तो प्रश्न उठना बिल्कुल लाजमी है कि आप यहां पर बुलडोजर क्यों नहीं भेज पाए, जो देश के दुश्मन है, और जिसके लिए खुद शिवसेना जो है क्रेडिट देता है कि बाला साहेब ठाकरे जी ने दाऊद इब्राहिम को देश से भगोड़ा भरवाया, उनको भगाया। इतना घबराते थे वो बाला साहेब ठाकरे जी थे, लेकिन उनकी अब सरकार इस तरह पे आ गई है कि वो बहाने बना रहे थे। संजय जी माफ करिए, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जितने शब्द आप बोलते जा रहे हैं, जलेबी की जगह इमरती की तरह फंसते जा रहे हैं। मतलब जो हो गया है वो दिख रहा है, जो नहीं हुआ है वो भी दिख रहा है। आप हमेशा शिवसेना को क्रिटिसाइज करने के लिए, बयान दे रहे हैं, उनको कोसने के लिए, मतलब आपका दर्द जो है वो सही है, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन आप शिवसेना पे इतने भी प्रहार मत कीजिए कि कल को वापस आने का रास्ता ही ना रहे। अच्छा, मतलब बोल रहे हैं कि वापस आना चाहते हैं आप बीजेपी के साथ? आप बोल रहे हैं संजय गुप्ता, नलिन जी बोल रहे हैं बीजेपी के साथ वापस आना चाहते हैं, गलती हो गई है संजय गुप्ता जी, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं आप? देखिए बीजेपी, देखिए बीजेपी और शिवसेना एक ही बात है। ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत मनमुटाव है आज की डेट में। आज की डेट में भी गठबंधन में सरकार होने के बावजूद भी हर मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हैं। आप बताइए, राम मंदिर में बीजेपी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी नहीं गए, लेकिन उद्धव साहब पूरे परिवार के साथ गए। धारा 370 को ले लीजिए आप, कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती, लेकिन उद्धव साहब समर्थन करती है। आप सीएम को ले लीजिए, बुलाया ही नहीं गया राम मंदिर में उद्धव ठाकरे को। संजय गुप्ता जी फैक्ट सही रख के बात क्या करिए, बहस के डायरेक्शन को बदलता हूँ। आप मेरे को संजय गुप्ता जी, आप राजनीतिक बहसों में नहीं, कॉमेडी सर्कस में आते हैं। अभी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैसे, दादा मैं वैसे बता रहा हूँ, दीपक जी आपको वैसे बता रहा हूँ कि 3 बार वो राम मंदिर पे होके आए हैं। अभी तो बुलाया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं किया था कोरोना की वजह से। शब्द पर आप उस चीज को उस चीज से मिक्स मत कीजिए। की है, देश के हमारे जितने दर्शक पिछले एक हफ्ते में जुड़े हैं, सभी ने एक सुर में कहा है संजय राउत माफी मांगो। जयपुर से स्नेहा सिसोदिया मेरे साथ जुड़ रही हैं। स्नेहा, क्या कहेंगी? क्या आपको नहीं लगता शिवसेना के नेता संजय राउत जी को माफी मांगनी चाहिए? जरूर, संजय राउत जी को जरूर शिवसेना कंगना जी के साथ इतना गलत किया, उनको जरूर माफी मांगनी चाहिए। पहली बात तो इनको हक ही नहीं है कंगना जी को गाली देने का और कंगना जी को कुछ गलत कहने का। उन्होंने ना तो बिल्कुल कंगना जी के मुंह से कभी कुछ गलत सुना या कुछ गलत कहा। ये अलग ही ट्रैक पे शिवसेना जाए जा रही है। इतने सारे बॉम्बे के अंदर, मुंबई में अनकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बनी हुई है, इनलीगल तरीके से बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो एक स्टेटमेंट, मतलब एक बात है पे, कंगना की बात पे, एक कंगना के चैलेंज पे इन्होंने उनका घर ही तोड़ दिया है। तो आप देखिए, इससे घटिया बात और इससे शर्मनाक बात तो क्या ही होगी शिवसेना के लिए कि एक लड़की के बात करने से, एक लड़की के चैलेंज से इतना डर गए कि उसका घर तक तोड़ दिया इन्होंने। बिल्कुल सही बात बोली स्नेहा आपने, और हमारी भी यही मुहिम है। हमारा किसी से कोई राजनीतिक अदावत नहीं है, चूंकि संजय राउत ने हमारे चैनल पर हरामखोर शब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमने ये सवाल उठाया। अर्ची, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कंगना ने तू कह दिया तो 2 FIR हो गई उनके खिलाफ, लेकिन संजय राउत ने हरामखोर कह दिया, लेकिन मुंबई में उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। क्या अर्शी खान इसको जायज मानती हैं? सर, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी पहले कि यहाँ पर चैनल पर मुझे सच बोलना है कि झूठ बोलना है?
जो आपकी मर्जी हो, आप डिसाइड करें। सच बोलना है तो सच बोलें, झूठ बोलना है तो झूठ बोलें, ये आपकी मर्जी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप लोगों की बातों से सर ऐसा लग रहा है हमें कहीं ना कहीं 90% कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को भगाया, उनके बेटे को दाऊद से डर लगता है। तो सर आप ये क्या लोगों को साबित करना चाहते हैं कि इंडिया वालों को दाऊद से डर लगता है? ना, अर्शी खान जी, मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है। अर्शी खान जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। इब्राहिम से डर लगता तो आज भी दाऊद इब्राहिम यहाँ पर राज करता होता सर। और अगर ये अगर आप चैनल पे चीज चला रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज है सर। एंड सेकंड थिंग आई एम टेलिंग यू, मनीष मल्होत्रा ने क्लैरिफाई किया है कि अगर उनकी चीज इलीगल है तो वो जवाब देंगे। जब कंगना रनावत को 24 आवर्स पहले नोटिस गया था, उन्होंने ट्वीट किया है कि गो अहेड कर दो, मैं महाराष्ट्र को अपना खून देती हूँ, आप मेरे साथ जो करोगे वो राइस टू राइस होगा मेरी स्पीड के लिए। तो दिस इज नॉट ट्रू। उन्होंने बीएमसी को चैलेंज किया तो उनके साथ हुआ है। मतलब चैलेंज किया तो तोड़ दो। आप ये कह रहे हैं चैलेंज किया तो तोड़ दो। अगर मैं महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलता हूँ तो मेरा घर तोड़ दिया जाए। अर्शी खान सच बोल रही है। आप यहाँ पर बहुत अर्शी खान सच बोल रही है। वाह क्या बात है सर। 1 सेकंड होल्ड ऑन। मुंबई ने ही उनको बनाया है सर। यहाँ पर करोड़ों लाखों यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है लड़कियाँ जो कंगना रनावत से अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन अरे मेहनत की होगी तो बनी होगी ना, उसने मेहनत की होगी बच्ची ने। अर्शी खान जी, अर्शी खान जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर। मेरी माँ मुझे कहा करती थी, करण जौहर की पिक्चर में मेरी माँ कहा करती थी कि वक्त से पहले अर्शी खान सुन लीजिए। अर्शी खान की बहन, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, कल भी आपने यही कहा है, मुझे साफ बात नहीं करने दिया आपने, मेरे स्टेटमेंट को गलत किया सर। मैं फिर बोल रहा हूँ, अरे आप हिंदुस्तानियों को, दाऊद इब्राहिम से हम हिंदुस्तानियों को डराओगी? अरे दाऊद इब्राहिम से हमको डराओगी क्या? आप दाऊद इब्राहिम की फैन हो क्या? आप दाऊद इब्राहिम की फैन हो? आप दाऊद इब्राहिम की फैन हो क्या? आप दाऊद इब्राहिम की फैन हो क्या? अर्शी खान, दाऊद इब्राहिम खान जी, को डराओगी? अर्शी खान जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमें डर नहीं लगता दाऊद से। मेरा सवाल सुन लीजिए। हमें मत डराओ, हमें डर नहीं लग रहा, हमें डर नहीं लगता। चाहे वो मुसलमान, अरे दाऊद से हमें मत डराओ, दाऊद से हमें मत डराओ। दाऊद खान से डर लगता होगा, शाहरुख खान को, आमिर खान को, हमें नहीं लगता, हमें नहीं लगता। दाऊद से डर लगता तो दाऊद की बिल्डिंग नहीं तोड़ी है, हमें डर नहीं लगता। आप अपने अच्छा एक मिनट, अर्शी खान जी, फिर मुझे बता दीजिए, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने दाऊद की भिंडी बाजार की बिल्डिंग क्यों नहीं तोड़ी? जब बता दीजिए, कोर्ट तो कह चुकी है तोड़ दो। महाडा और बीएमसी कह रहे हैं कि हमारे पास कोरोना के टाइम में कर्मचारी नहीं है, लेकिन कंगना का घर गिराने के लिए कर्मचारी है। और बाला साहेब ठाकरे के बेटे को डर लगता है, ये सब बातें बोलना सर, दिस इज नॉट ट्रू, ये गलत चीज है। मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना अर्शी खान जी। मैंने आपकी आलोचना को माना, स्वीकार किया, मैंने आपकी आलोचना को माना, स्वीकार किया, सम्मान करता हूं मैं आपकी बात का। मुझे एक बात और रखने दीजिए। ना मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। भागिए मत ना सवाल से, भागिए मत। हाई कोर्ट 2019 में कह चुका है कि इस इमारत को गिरा दिया जाए। 2020 में महाडा और बीएमसी ने कहा कि कोरोना चल रहा है, हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, इसलिए हम इस बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते। तो कंगना के घर जाने के लिए 40 कर्मचारी कैसे मिल गए? मुझे इसका भी जवाब दे दीजिए। दाऊद के घर जाने के लिए क्यों नहीं मिले? कल सुनिए मेरी बात, 24 आवर्स पहले, आज पहले उनको नोटिस गया, मैडम ट्वीट करती है कि मैडम ये तो हाई कोर्ट का आदेश है, वो तो नोटिस है, ये तो हाई कोर्ट का आदेश है। सर जब ऑनर बोलता तोड़ दो तो तोड़ दिया। अच्छा मुझे ट्वीट दिखा दीजिए, उन्होंने कहाँ लिखा है तोड़ दो? ने कहा अगर मेरी जमीन इलीगल है तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, लेकिन कंगना रनावत ने ट्वीट किया कि गो अहेड कर दो। अच्छा दिखा दीजिए गो अहेड का ट्वीट मुझे। अर्शी खान, कंगना के अकाउंट पे गो अहेड बीएमसी तोड़ दो ट्वीट दिखा दीजिए ना। आपने बोला ना, कंगना ने कहा गो अहेड, ठीक है। नलिन कौली जी, मैं आपको यहाँ पर वापस इस बहस के अंदर लाना चाहूंगा और एक बड़ा सवाल उठाऊंगा। शिवसेना हो या बाकी आपकी विरोधी, अर्शी खान जी मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मुझे नलिन के पास जाने दीजिए एक बहुत बड़े सवाल के लिए। नलिन कौली जी, शायद मैं थोड़ा बायस लगूं इस डिबेट में, क्योंकि हरामखोर शब्द पे डिबेट हमने शुरू की थी, हमको गलत लगा
और देश को गलत लगा तो हमने बताया कि संजय राउत माफी मांगे। लेकिन बड़ा सवाल आपके राजनीतिक विरोधी ये उठा रहे हैं कि कंगना का बीजेपी पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रही है। आप शिवसेना को घेरने के लिए, शिवसेना पे पॉलिटिकल और मोरल प्रेशर बनाने के लिए, सुशांत सिंह के मामले में, कंगना के मामले में उसका एक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप शिवसेना को नीचा दिखा सके। क्या बीजेपी ये कर रही है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप देखिए, आप ही के शो पे जयराम ठाकुर जी, उन्होंने क्या कहा, हिमाचल की बेटी है। वैसे भी एक बात बताइए दीपक जी, मानते हैं कि शिवसेना नाराज है कंगना रनौत जी के साथ, किसी के साथ भी, क्या सरकार के पूरे तंत्र का दुरुपयोग करना चाहिए? वो एक महिला है, क्या ऐसी भाषा शोभनीय है? कोई भी व्यक्ति हो, मैं तो कहता हूँ कोई व्यक्ति हो, किसी के बारे में आप शब्द ना करें, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ना करें। अब एक शब्द का प्रयोग किया, मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूँ, आपने उसे कई बार शो में कह दिया है, आपके शो पे आपने मुहिम चलाई और ये आपका भी अधिकार है, क्योंकि किसी महिला के खिलाफ इस प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। अब मुझे आप पूछते हैं कि क्या भाजपा उनका राजनीतिक प्रयोग करना चाहती है शिवसेना को करने के लिए? भाजपा राजनीतिक दल है, हम कार्यों में लगे, जनता मतलब क्या आज हमारे देश के अंदर बाबा फिर से शासन करने लगे हैं? आप क्या हमारे जो पार्टी विचारधारा पे चलती है, ऐसे षड्यंत्रों पे नहीं चलती कि हमें किसी के दुरुपयोग करना है या प्रयोग करना है किसी और राजनीतिक दल के लिए। कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा अपने आप तय करेगी, कोई दूसरी पार्टी तय करेगी। देखिए ऐसा है, मैंने तो शांति से सबकी बातें सुनी, कई शब्द। कंक्लूड करिए नलिन जी, कंक्लूड करिए। पारुल कुछ कहना चाहती है, मैं उनके पास जाऊंगा, कंक्लूड करिए प्लीज। जी, तो मैं खत्म इतना कर रहा हूँ, बिल्कुल ये आरोप गलत है, ऐसा कोई नहीं है। उनको सिक्योरिटी दी गई है, क्योंकि एक्चुअली जिस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं वहां से चिंता होनी चाहिए। और ये पद्मश्री अवार्डी हैं वो, मतलब आपने, देश ने उनका कार्य को स्वीकार, एक किस्म से उस पर अवार्ड दिया है। क्या एक पद्म, पहले तो महिला, उसके बाद वो एक जानी पहचानी कलाकार है, फिर पद्मश्री उनको मिला है। उनको अगर कहीं पर एक थ्रेट परसेप्शन आए तो क्या प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है पारुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह सब विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं नाम लेना चाहती हूं। उन्होंने बॉलीवुड के कई स्टार्स के नाम भी ले दिए, खुले सीना ठोक के नाम लिए कि मैं वहां की गंदगी को साफ करना चाहता हूं। जाहिर सी बात है उनको धमकी मिलेगी, उनको विरोध होगा। आप बताइए पारुल जी, ऐसे में गलती देकर मैं दूसरी तरफ मैं इनका एडवोकेट बन के बात करता हूं तर्क के तौर पर कि ऐसे में केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी देके क्या गलत कर दिया? मेरा कोहली जी से ना दो सीधे से सवाल हैं। बिल्कुल पूछिए। पहला सवाल ये है कि डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स कितनी महिलाओं को मिलते हैं? क्या दीपिका पादुकोण को नहीं मिलते थे? तब उनको क्यों नहीं वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली और कंगना रनावत को एक ट्वीट से मिल जाती है? उनको तो सारे आम इतने चीजें हो जाती है तब भी नहीं मिलती है। पहला सवाल ये कि सिर्फ कंगना को क्यों दी गई। दूसरी बात मेरी ये है कि कंगना के इस मुद्दे पे बीजेपी प्रवक्ता, चाहे वो जयराम जी हो, चाहे वो फडणवीस जी हो, सब आके अपना बयान दे देते हैं। ऐसा क्यों है कि बीजेपी के स्पोक्सपर्सन उनके स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं? और पहले आज तक कभी किसी के लिए, संजय लीला भंसाली को भी थप्पड़ पड़ा था, दीपिका पादुकोण के ऊपर अटैक हुआ था, जोधा अकबर के टाइम पे भी इतना बवाल हुआ था, तब तो ये किसी के लिए एक प्रवक्ता नहीं बने हुए थे। ठीक है, मैं बिल्कुल बीजेपी के सामने आपका सवाल उठाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे स्वाति परब के पास चलना है मुंबई में। मैं चाहूंगा अगर नलिन होंगे तो वो ब्रेक के बाद आपका जवाब देंगे। स्वाति परब जी मुंबई से मेरे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति परब जी, क्या कहना चाहेंगी इस पूरे विवाद पर? एक तो पहली बात तो सरकार जो है वो हम चुन के देते हैं, तो सरकार के प्रति सरकार का एक उत्तरदायित्व होता है कि हर जो सिटीजन होता है उसके प्रति एक सरीका व्यवहार करे। अब ये केस में देखा गया है कि थोड़ा सा वेरिएशन हो गया है, तो वो वैसे ना होते हुए जो फेयर होता था तो ज़्यादा बेटर होता था। अब जैसे है कि सरकार का जो भी है फेथ होता है, जो जनता है उसका एक फेथ होता है सरकार में, तो ऐसी बातें होंगी तो थोड़ी सी क्या बोलते हैं, मन मैलापन हो जाता है। तो ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर ये लॉ और जस्टिस को लेके क्या बोलते हैं वो एंगल से होता है तो बात अलग है, पर इस तरह से मामला बिगड़ जाएगा ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब आप कह रही हैं कि बदले की भावना से अगर सरकारें कार्रवाई करे तो ये उचित नहीं है?
नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। जो भी है जुडिशरी और जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी का दिल और बड़ा होना चाहिए, इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। नए प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। संजय गुप्ता जी, पानी पी लीजिए, क्योंकि आपके लिए और कई सवाल हैं मेरे पास, जवाब नहीं है आपके पास। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं भी नहीं मानता कि उद्धव ठाकरे दाऊद इब्राहिम से डरते हैं, मैं कतई इस बात को नहीं मानता, लेकिन आपके एक्शन सवाल जरूर खड़े करते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं।